नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय इतिहास के एक बेहद रोमांचक और सच कहूं तो काफी उलझे हुए भू राजनीतिक अध्याय को डिकोड करने वाले हैं। कहानी सिक्किम की, कि कैसे एक पूरी तरह से स्वतंत्र राजशाही भारत का एक लोकतांत्रिक राज्य बन गई। मतलब एक राजा के शासन से सीधे लोकतंत्र तक का सफर। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि कूटनीति और जनता की ताकत की एक शानदार मिसाल है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को हम इन 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले रक्षण संधि, फिर कैसे लोकतंत्र की मांग ने एक विद्रोह का रूप लिया, उसके बाद जनमत संग्रह और पूर्ण विलय की प्रक्रिया, फिर विलय के समय आई कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां, और आखिर में जनता की जीत और आज का आधुनिक सिक्किम। तो हमारा पहला अध्याय है रक्षण संधि। इस कहानी का माहौल समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, बिल्कुल 1947 के तुरंत बाद वाले दौर में। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था और हमारे आसपास का पूरा राजनीतिक नक्शा बहुत तेजी से बदल रहा था। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, चोग्याल। चोग्याल का सीधा सा मतलब है वो राजा या सम्राट जिसने सिक्किम के लोकतांत्रिक होने से पहले वहां राज किया। उस समय सिक्किम एक स्वतंत्र रियासत थी और वहां पूरी तरह से निरंकुश शासन था। मतलब राज्य की पूरी सत्ता सिर्फ एक ही इंसान के हाथों में थी। यही हमारी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिए 1950 में एक रक्षण संधि यानी प्रोटेक्टोरेट ट्रीटी साइन हुई। इस संधि ने शक्तियों को बड़े ही दिलचस्प तरीके से बांट दिया। एक तरफ भारत की जिम्मेदारियां तय हुईं, जैसे सिक्किम की रक्षा, विदेश नीति और संचार व्यवस्था। आसान भाषा में कहें तो बाहरी दुनिया के लिए सिक्किम का चेहरा भारत था, लेकिन दूसरी तरफ आंतरिक मामलों में चोग्याल की पावर पूरी तरह बरकरार थी। अंदरूनी फैसले राजा के ही होते थे। ये बैलेंस काफी नाजुक था, जो अगले कुछ दशकों तक ऐसे ही चलता रहा। दूसरा अध्याय, लोकतंत्र की मांग और विद्रोह। देखिए, ये जो नाजुक सा बैलेंस था ना, इसे तो एक दिन टूटना ही था। दर्शकों से चली आ रही ये पुरानी व्यवस्था खुद जनता के असंतोष की वजह से अंदर ही अंदर दरकने लगी थी। लोगों को अब बदलाव चाहिए था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 1947 में भारत की आज़ादी और 1950 की संधि के बाद ऐसा लगता है जैसे सब कुछ शांत है, लेकिन 1973 आते आते घटनाक्रम में अचानक से एक जबरदस्त तेजी आ जाती है। दशकों का वो ठहराव एकदम से टूट जाता है। जनता सड़कों पर उतर आती है और लोकतंत्र की मांग जोर पकड़ने लगती है, जिसका सीधा नतीजा निकलता है 1974 के ऐतिहासिक चुनावों के रूप में। सच कहूं तो 1973 का ये विद्रोह इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हुआ ये कि सिक्किम के लोग चोग्याल के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन करने लगे। वे राजशाही से बिल्कुल तंग आ चुके थे। उन्हें अपने लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहिए थी और साथ ही भारत के साथ और गहरे संबंध। हालात इतने बेकाबू हो गए कि खुद राजा यानी चोग्याल को व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत से मदद मांगनी पड़ गई। और यहाँ ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये कोई बाहरी दबाव नहीं था, बल्कि खुद सिक्किम की जनता थी जो बदलाव की मांग कर रही थी। और इसके बाद जो हुआ वो एक के बाद एक बिल्कुल सधी हुई लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। स्टेप 1, 1974 में भारत की निगरानी में ऐतिहासिक चुनाव हुए। स्टेप 2, इन चुनावों में सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल किया। ये जनता का बिल्कुल स्पष्ट संदेश था। और स्टेप 3, नई चुनी गई सरकार ने भारत के साथ सहयोगी राज्य या कह लीजिए एसोसिएट स्टेट बनने का आधिकारिक प्रस्ताव पास कर दिया। लोकतंत्र ने वहां मजबूती से अपनी जड़ें जमा ली थीं। तीसरा अध्याय, जनमत संग्रह और पूर्ण विलय। अब हम इस ऐतिहासिक गाथा के सबसे अहम मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां 1975 में जनता की लोकतांत्रिक आवाज अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई। कानूनी तौर पर यह सब कैसे हुआ, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान में इस बदलाव को कैसे शामिल किया गया? सबसे पहले संसद ने 35वां संविधान संशोधन पास किया, जिसने सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया। लेकिन यह सिर्फ एक बीच का रास्ता था, फाइनल मंजिल नहीं। असली और आखिरी मोहर लगी 36वें संशोधन से, जिसने औपचारिक रूप से सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बना दिया। अब जरा अप्रैल 1975 के जनमत संग्रह के इन नतीजों पर नजर डालते हैं। 97.5%, जी हाँ, 97.5% लोगों ने राजशाही को खत्म करने और भारत में विलय के पक्ष में वोट दिया।
ये आंकड़ा कोई मामूली बहुमत नहीं है, ये एक तरह से जनता का सैलाब था। विरोध में सिर्फ 2.5% वोट पड़े, मतलब जनता का फैसला शीशे की तरह साफ था। और इस तरह सिक्किम बन गया नंबर 22। 16 मई 1975 यही वो ऐतिहासिक तारीख है जब कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई और सिक्किम आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र भारत का 22वां राज्य बन गया। चौथा अध्याय, विलय की प्रमुख चुनौतियां। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। कागजों पर कानूनी विलय हो जाना एक बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर दशकों के भू राजनीतिक तनाव को सुलझाना बिल्कुल अलग बात। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कई बहुत गंभीर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं सामने आईं। एक तरफ अंतिम चोग्याल पाल्डेन थोंड्युप नामग्याल इसका कड़ा विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें सिक्किम की पहचान छिन जाने का डर था। दूसरी तरफ चीन इस विलय को मानने से साफ इनकार कर रहा था और सीमा पर तनाव बढ़ा रहा था। राज्य के अंदर लेपचा, भूटिया और नेपाली मूल के लोगों के बीच जातीय संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती थी। और तो और पाकिस्तान जैसे देशों की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा था। ये एक बेहद नाजुक और चुनौतीपूर्ण कूटनीतिक दौर था। 5वां और आखिरी अध्याय, जनता की जीत और आज का सिक्किम। इन तमाम चुनौतियों के बाद अब हम इस ऐतिहासिक कहानी के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो इसे आज के समय से जोड़ता है। तो इस पूरे घटनाक्रम में असली ड्राइविंग फोर्स कौन था? वो थे सिक्किम के आम नागरिक और काजी लेंडुप दोरजी जैसे स्थानीय राजनीतिक नेता। इन्हीं लोगों ने इस आंदोलन को लीड किया, निरंकुश शासन को उखाड़ फेंका और भारतीय लोकतांत्रिक तथा आर्थिक व्यवस्था को अपनाया। ये बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आया था। और आज का आधुनिक सिक्किम इस ऐतिहासिक फैसले की सफलता का जीता जागता सबूत है। आज ये न सिर्फ भारत का एक अभिन्न अंग है, बल्कि इसने अपनी एक बेहद अनोखी और प्रगतिशील पहचान बनाई है। विकास के पथ पर चलते हुए सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक यानी ऑर्गेनिक राज्य बन चुका है। पर्यावरण संरक्षण और कृषि का ये एक शानदार मॉडल है। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को गहराई से समझने के बाद आखिर में एक बड़ा और सोचने लायक सवाल सामने आता है। क्या जनता की आवाज और जनमत हमेशा बड़ी बड़ी भू राजनीतिक बाधाओं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से ज्यादा ताकतवर होता है? 1975 के जनमत संग्रह और उसके बाद के सफल एकीकरण को देखें तो जवाब बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। इतिहास के इस दिलचस्प सफर में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।